A simple pendulum consists of a tiny mass called as a bob, a very small mass. You can assume it to be a point mass, and it is known as a bob, connected to a long, flexible, inextensible, massless string and suspended from a rigid support. And if the string moves in a straight line in a single vertical plane, then such a pendulum is known as a simple pendulum. तो अगर हमारे पास एक पॉइंट मास है, a very small tiny mass which is known as a bob is suspended from a light string, एक ऐसा धागा जो massless होना चाहिए, लगभग flexible, long and inextensible, मतलब वो स्ट्रेच नहीं होना चाहिए, और उसको अगर आपने एक रिजिड सपोर्ट से सस्पेंड किया एंड उसे ऑसिलेट किया सिंगल प्लेन में, याद रखना आगे पीछे नहीं होना चाहिए, उसका प्लेन मूव नहीं होना चाहिए, इट शुड जस्ट मूव इन वन सिंगल प्लेन, देन सच अ पेंडुलम इज कॉल्ड एज अ सिंपल पेंडुलम। नाउ कोनिकल पेंडुलम जो है इज अ सिंपल पेंडुलम इटसेल्फ, बट इसमें क्या होता है कि जो सिंपल पेंडुलम है उसको अगर आप सिंगल प्लेन के बजाय एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में बॉब को रोटेट करते हो और स्ट्रिंग जो है वो एक कोन डिस्क्राइब करता है, ओके, द स्ट्रिंग डिस्क्राइब्स अ कोन। जैसे आप ये देख सकते हो कि ये सिंपल पेंडुलम अगर स्ट्रेट सिंगल इसमें रोटेट होता तो ये क्या होता, अ सिंपल पेंडुलम, बट अब आपने क्या किया, इसको इस तरह से रोटेट किया हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये जो स्ट्रिंग है धागा, इट इज नाउ एक्चुअली मेकिंग अ वर्टिकल कोन, ठीक है, जो धागा है वो एक कोन का शेप बनाता है, और जो बॉब है वो हॉरिजॉन्टल सर्कल में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। तो ऐसे पेंडुलम को आप क्या बोलते हो, कोनिकल पेंडुलम। आई रिपीट अगेन, व्हाट इज अ कोनिकल पेंडुलम? इफ द स्ट्रिंग ऑफ अ सिंपल पेंडुलम मूव्स अलोंग द सरफेस ऑफ अ राइट circular cone of vertical axis and the object, that is the point mass, performs horizontal circular motion, then such a system is called as pendulum, conical pendulum, okay? तो remember क्या करोगे कि अगर आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है और उसको इस तरह से मूव किया था कि जो स्ट्रिंग है वो एक राइट सर्कुलर कोन के सरफेस को डिस्क्राइब करे, और जो बॉब होता है it is describing a horizontal circle. Alright, it is performing a uniform circular motion in a horizontal circle. Then such a system is called as a conical pendulum. Now, let us try and obtain an expression for a conical pendulum. Now, let's see. So, we'll try and derive an expression for period of conical pendulum. अब आप conical pendulum को देख सकते हो, यहां पर जो कोनिकल पेंडुलम है, L is the length of the conical pendulum, let M be the mass of the bob, H is the height of this conical pendulum, and R is the radius of this circular horizontal circle. Now suppose at the bob is at point B, if suppose at some point the bob is at point B, then there are two different forces acting on the bob. First is, and again theta over here is the angle made by the string with the vertical. I'll describe again. M जो है बॉब का मास है, L जो है स्ट्रिंग का लेंथ, R रेडियस ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल सर्कल है, हाइट जो है इस कोन का, ओके, ये रिजिड सपोर्ट से लेकर कोन तक की हाइट H, उसको हम L cos थीटा भी लिख सकते हैं, थीटा जो है एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल। अब इसमें दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक बॉब का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स, दूसरा टेंशन T0 विच इज अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, इस लेंथ के अलोंग में आप देख सकते हो जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है उसके अलोंग में टेंशन काम कर रहा है। लेट ओमेगा बी द एंगुलर स्पीड, V बी द लीनियर स्पीड। अब यहां पे जो टेंशन है आपने उसको रिजॉल्व किया दो कंपोनेंट्स में, वैसे आप देख सकते हो ये पैरेलल लाइंस है वर्टिकल्स, तो ये थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स यू कैन सी। T0 को आप दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट T cos थीटा जिसका काम क्या है, बैलेंसिंग द वेट mg,
दूसरा कंपोनेंट है T0 sin theta which balances the centrifugal force or you can say it provides the necessary centripetal and जैसा कि हमने प्रीवियस डायग्राम में डिस्क्राइब किया कि दो फोर्सेस है. There are two forces which are acting on the bob. The first is the weight of the bob which is acting vertically downwards. Weight हमेशा downwards ही act. दूसरा है टेंशन T0 which is acting along the length of the string. ये टेंशन को आपने दो हिस्से में रिजॉल्व किया. T cos theta, T0 cos theta, the vertical component which is balancing the weight of the ball. तो ये जो कंपोनेंट है T0 cos theta वो क्या काम कर रहा है? वर्टिकल कंपोनेंट है और वो वेट को बैलेंस कर रहा है. तो आपको पहला इक्वेशन मिलेगा T0 cos theta is equal to mg. हमने प्रीवियस जो बैंकिंग ऑफ रोड्स में डेरिवेशन किया था उसमें भी आप देखोगे तो सिमिलर एक्सप्रेशंस थे. स्मूथ रोड वाले डेरिवेशन को देखना, आपको लगभग यही मिलेगा. बैंक स्मूथ रोड पे जो हमने डेरिवेशन किया है वो डेरिवेशन और ये डेरिवेशन आपको लगभग सिमिलर लगेगा. तो यहाँ पे देख लीजिए, जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या काम किया? वेट को बैलेंस किया. जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है T0 sin theta, that provides the necessary centripetal force or in other words you can say it balances the centrifugal force. तो T0 sin theta को आपने क्या लिखा? mr ओमेगा स्क्वायर. तो जैसा ऑलरेडी आप पहले भी कर चुके हो, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करना होता है. डिवाइड किया T0 sin theta अपॉन T0 cos theta इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर अपॉन mg. T0 आपस में कैंसिल, m और m आपस में कैंसिल, बचा क्या? sin theta अपॉन cos theta इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर अपॉन g. ओके, sin theta by cos theta is equal to r omega square upon g. Therefore, omega square की वैल्यू हो गई g sin theta upon r cos theta. So omega square की वैल्यू क्या हो गई? ये g उधर लेके गए, r उधर लेके गए. Omega square is equal to g sin theta upon r cos theta. r की वैल्यू, the radius is equal to l sin theta. ये वैल्यू आप इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो. तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू थी आपको जी साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा. आर की वैल्यू आपको क्या मिला? एल साइन थीटा. यहां पे आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया. ध्यान से देखो, साइन थीटा आपस में कैंसिल, बचा क्या? जी अपॉन एल कॉस थीटा. तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू. देयरफॉर ओमेगा क्या है? इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए. तो स्क्वायर रूट ऑफ जी अपॉन एल कॉस थीटा. सो यू हैव गॉट द वैल्यू ऑफ ओमेगा नाउ. अगेन सर्कुलर मोशन में यूसीएम में आपने क्या डिराइव किया था? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी. और ओमेगा की वैल्यू देख सकते हो यहाँ पे क्या है? रूट ऑफ जी अपॉन एल कॉस थीटा. तो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन टी हमको पहले से पता था. रूट ऑफ जी अपॉन एल कॉस थीटा हमने यहां से लिया, इक्वेट कर दी. टी को इधर लेके गए, जी अपॉन एल कॉस थीटा को ट्रांसफर किया, तो हमारे को टी की वैल्यू मिलती है 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एल कॉस थीटा अपॉन जी. This is the expression for period of conical pendulum. तो conical pendulum में अगर horizontal circular motion अगर conical pendulum परफॉर्म करे तो उसका पीरियड क्या होगा? That can be obtained by 2 pi root of L cos theta upon g. अभी अगर इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखो तो लेंथ अगर आपने फिक्स कर दिया, g फिक्स कर दिया, then the period will depend on what was the angle. थीटा की वैल्यू पे डिपेंड करेगा. और else what you can say is, अगर सपोज हमने L वेरिएबल रखा और प्लेस चेंज किया तो G भी वेरिएबल हो सकता है. then under that circumstance ये जो T है that is directly proportional to square root of L. इस इक्वेशन के थ्रू क्या बोल सकते हो? अगर बाकी सारे पैरामीटर कांस्टेंट और L चेंज किया तो the period of conical pendulum is directly proportional to square root of length of the pendulum. इसको आप बोलोगे लॉ ऑफ लेंथ. अगर लॉ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलना है तो व्हाट आई कैन से दैट इफ द रेस्ट ऑफ द पैरामीटर्स आर केप्ट कांस्टेंट, यानी कि एल कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट, देन द पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट प्लेस. इस इक्वेशन में कहीं पे भी मास का टर्म आपको दिखाई नहीं दे रहा है. टर्म ऑफ मास ऑफ बॉब ऑफ द कोनिकल पेंडुलम इज मिसिंग ओवर हियर. सो दिस मीन्स that the period of conical pendulum is independent of mass of the ball. Period of conical pendulum है that is independent of mass of the ball. अगर थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल हो जाए तो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी cos 0 and cos 0 होता है 1.
तो अगर थीटा बहुत ही स्मॉल है तो कॉस का टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, एंड इन दैट केस यू कैन से दैट इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन द पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल। तो ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन कंडीशन है थीटा इज वेरी स्मॉल। ओके, तो 4 लॉज हम बोल सकते हैं। पहला, the period of conical pendulum is directly proportional to square root of length of the conical pendulum. दूसरा, law of acceleration due to gravity. As per that, the period of conical pendulum is inversely proportional to square root of acceleration due to gravity. And तीसरा है, the period of simple pendulum is independent of mass. Law of mass आप बोल सकते हो. And fourth is एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की अगर हम बात करें, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन टी इज, दैट इज द पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन का इक्वेशन लिखना है तो फ्रीक्वेंसी क्या है, 1/t, रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड। तो t का रेसिप्रोकल n और ये फॉर्मूला का रेसिप्रोकल आपने यहां पे लिख दिया एज 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ g बाय l cos थीटा। जी एल और टी कांस्टेंट होता है तो फ्रीक्वेंसी विल डिपेंड ऑन थीटा, जैसे कि हमने यहां पे भी बोला था कि नॉर्मली एक पर्टिकुलर जगह पे एक पर्टिकुलर सिस्टम के लिए जी एल कांस्टेंट होता है। तो जो पीरियड है और फ्रीक्वेंसी है वो किस पे डिपेंड करेगा, थीटा के ऊपर। थीटा की वैल्यू 90 नहीं हो सकती, क्योंकि थीटा की वैल्यू अगर 90 हो जाए तो इस इक्वेशन में आप डाल के देख सकते हो क्या होगा, 0 cos 90 0, यानी frequency will become infinite or period will become 0, which is not possible. Vertical component of t cos theta is equal to 0. तो इसका मतलब mg को भी कोई बैलेंस करने वाला नहीं रहेगा। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है t cos theta वो किसको बैलेंस करता है, वेट को। तो t cos theta will become 0, तो वेट को बैलेंस कौन करेगा, तो वेट बैलेंस ही नहीं होगा तो ये सिचुएशन अराइज होने का पॉसिबिलिटी नहीं है, इसके लिए थीटा की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। प्लस ये दोनों इक्वेशन में भी मैंने बताया कि अगर थीटा 0 है तो फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट होगा और पीरियड 0, तो पीरियड 0 हो गया तो आप सर्कुलर मोशन कर रहे हो तो दैट इज नॉट पॉसिबल, द पीरियड हैज टू बी देयर। दूसरा, फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट रेट पे रोटेट कर पाना दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ओके, तो पीरियड 0 हो जाएगा, टेंशन, the frequency, kinetic energy, even the angular speed will become infinite, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये सारे टर्म इनफाइनाइट हो जाएंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसके लिए थीटा की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। और एक चीज याद रखना, इवन जो हमने एंगल ऑफ बैंकिंग का डिस्कशन किया था उसमें भी थीटा की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, वहां पर भी ये सारी चीजें एप्लीकेबल हो जाएगी। तो थीटा कैन नॉट बी 90। तो जो वेल ऑफ डेथ होता है जैसा उसमें मैंने बताया, उसके अंदर कभी भी वॉल वर्टिकल नहीं रखा जाएगा, द वॉल विल बी स्लाइटली इंक्लाइंड, थोड़ा सा तो भी वॉल इस तरह से इंक्लाइंड रहेगा, क्योंकि 90 हुआ तो ये केसेस अराइज हो जाएंगे जिसकी वजह से पॉसिबल नहीं है।